वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो के अंदर आपको सेकेंड ईयर कमर्शियल ज्योग्राफी के गेस्ट पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, और ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बल्कि आपको कंप्लीट गाइड भी दी जा रही है कि किस तरीके से आपने आंसर्स देने हैं जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे एग्ज़ाम्स में। और ये जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स के मुताबिक हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला सेक्शन होता है, बी सेक्शन जो होता है, और ये भी ज़ाहिर बात है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वर्ल्ड और पाकिस्तान के अंदर। वर्ल्ड वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि कॉटन इज़ अ लीडिंग वेजिटेबल क्रॉप एज वेल एज इंडस्ट्रियल क्रॉप डिस्कस। कॉटन जो है वो क्या है, लीडिंग वेजिटेबल क्रॉप भी है और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल क्रॉप भी है, तो इसको आपने डिस्कस करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे कि कॉटन जो है वो यूनिक क्रॉप है जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है दोनों के अंदर, वेजिटेबल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर, जो कि इसको बनाता है लीडिंग क्रॉप जो है दोनों कैटेगरीज़ के अंदर। कुछ कल्चर के अंदर कॉटन लीव्स और जो यंग शूट्स होते हैं ये कंज्यूम किए जाते हैं एज अ वेजिटेबल, एडिंग इट्स टू इट्स वर्सेटिलिटी। और इंडस्ट्रियल क्रॉप की अगर हम बात करते हैं, कॉटन फाइबर जो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है उसको यूज़ करते हुए मैन्युफैक्चर किया जाता है टेक्सटाइल, क्लोथिंग, फैब्रिक, जो कि बनाता है इसको वाइटल इंडस्ट्रियल क्रॉप। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसका आंसर देना होंगे। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ मीन बाय अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, ये बताना होगा पहले। उसके बाद एनालिस्ट द फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, फिर लिस्ट देनी होगी आपने जो फैक्टर्स हैं अर्बनाइजेशन के। अर्बनाइजेशन की बात की जाए तो इससे मुराद प्रोसेस होता है लोगों के मूव होने का, रूरल एरिया से सिटीज़ तक और टाउन्स तक लोग मूव करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, इनके हिजरत करते हैं रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ और टाउन्स की तरफ, और इसी की वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ होता है पॉपुलेशन और डेंसिटी के अंदर अर्बन एरियाज़ के। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं कराची और लाहौर वगैरह, उनकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि माइग्रेशन भी एक वजह है, जो हिजरत करके लोग आ रहे हैं ये भी एक वजह होती है। और इसमें क्या होता है कि एक शिफ्ट होता है एग्रेरियन रूरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ, अर्बन की तरफ, और लोगों का वे ऑफ लिव जो है उसमें भी जो है वो चेंज देखने में आता है। और जो फैक्टर्स हैं अर्बनाइजेशन के उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना, इंडस्ट्रीज़ का लगना, मॉडर्नाइजेशन हो जाना। अब उसके अंदर क्या होता है कि टेक्नोलॉजी ज़ाहिर बातें अच्छी होती है, इस वजह से लोग आते हैं। कम्युनिकेशन के मौके ज़ाहिर बातें वहाँ पर कम्युनिकेशन आसान हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी इम्प्रूव होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का होना, लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम वगैरह जो है ज़ाहिर बातें अच्छी हो जाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेटर हो जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना, लोगों की ये भी सोच होती है कि हम शहरों में जाएंगे तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें दिखाई देगी। सोशल एमिनिटीज़ का होना, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंटरटेनमेंट और कल्चरल एक्टिविटीज़ का होना। एनवायरमेंटल फैक्टर वगैरह का होना, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का होना। इसके अलावा डेमोग्राफिक चेंज का हो जाना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी अब जहाँ शहर होते हैं वहाँ पे ज़ाहिर बातें दुनिया भर से भी लोग आते हैं, ऐसा होता है। और पुश फैक्टर्स का होना, पुल फैक्टर्स का, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह का होना, तो ये तमाम फैक्टर्स होते हैं अर्बनाइजेशन के। उसके बाद ये कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग से आपकी क्या मुराद है, आपका क्या मतलब है। ट्रक फार्मिंग जो एक टाइप है फार्मिंग की जिसका फोकस होता है ग्रो करने के ऊपर लार्ज क्वांटिटीज़ जो है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, फ्लावर की, कि डायरेक्टली सेल किया जाए कंज्यूमर को, अक्सर जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर। और उसके बाद ये कि राइट अबाउट द नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जो नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, उनके बारे में लिखेंगे। तो उसके अंदर जो टॉप कंट्रीज़ हैं उसके अंदर यूएस आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट, इसके अलावा रशिया आ जाता है, ईरान आ जाता है, चाइना आ जाता है, कनाडा है, कतर है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, सऊदी अरब है और अल्जीरिया, ये कंट्रीज़ आ जाते हैं। उसके बाद ये कि रबर इज़ अ प्लांट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन कमेंट। रबर जो है वो एक ऐसा प्लांट है जो इक्वेटोरियल रीजन का, इसके ऊपर आपने कमेंट करनी है। रबर जो है वो कुछ इस तरीके से आप आंसर देंगे कि रबर जो है वो प्लांट जो कि नेटिव है इक्वेटोरियल रीजन का, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के, साउथ अमेरिका के अंदर। और रबर ट्री जो कि जाना जाता है हेविया ब्रासिलिनस के तौर पर, एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि थ्राइव करता है वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर इक्वेटोरियल रीजन के।
और इक्वेटोरियल रीजन जो है वो प्रोवाइड करता है आइडियल कंडीशंस जो है रबर ट्री के लिए कि वो ग्रो करे हाई टेम्परेचर के साथ, हाई ह्यूमिडिटी के साथ, बहुत ज़्यादा रेनफॉल के साथ और वेल डिफाइंड वेट और ड्राई सीजन। सो इस तरीके से आपने आंसर देना होगा। उसके बाद ये कि राइट दी फेवरेबल फैक्टर्स फॉर रबर कल्टीवेशन। रबर कल्टीवेशन के जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं। वो कौन कौन से हैं? हाई टेम्परेचर का होना, हाई ह्यूमिडिटी का होना, बहुत ज़्यादा रेनफॉल का होना, वेल डिफाइंड वेट एंड ड्राई सीजन का होना, फर्टाइल होना सॉइल का, एडिकेट सनलाइट का होना, लो विंड वेलोसिटी होना, एल्टीट्यूड होना, वाटर की अवेलेबिलिटी होना और सॉइल डेप्थ होना। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। एक्सप्लेन कर रोल जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इन द डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग, माइनिंग की डेवलपमेंट में इन एरिया किसी भी एरिया के अंदर। सो और आगे ये भी है कि डिस्क्राइब द मेन टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो पहले वाले हिस्से को अगर हम देखते हैं, सो जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का रोल है माइनिंग डेवलपमेंट में, एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्ले करता है क्रूशल रोल जो है डेवलपमेंट में माइनिंग की किसी भी एरिया में, किस तरीके से फैसिलिटेट करते हुए जो मूवमेंट है हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट की माइनिंग साइट तक, एनेबल करते हुए ट्रांसपोर्टेशन जो है माइंड रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग प्लांट तक, रिफाइनरीज और मार्केट तक, और कनेक्ट करना माइनिंग एरियाज़ जो है पोर्ट्स तक और टर्मिनल जो है एक्सपोर्ट के लिए। इसके अलावा सपोर्ट करना ट्रांसपोर्टेशन पर्सनल और सप्लाईज़ की। इसके अलावा इन्हांस करना एक्सेसिबिलिटी और जो कनेक्टिविटी है रिमोट माइनिंग एरियाज़ की। और जो मेन टाइप्स हैं केमिकल फर्टिलाइज़र की, उसके अगर हम बात करें, उसके अंदर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, पोटेसिक फर्टिलाइज़र है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। अब इन दोनों एक्टिविटीज़ के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और कंजम्पशन होती है गुड्स और सर्विसेज की। एम होता है सेटिस्फाई करना ह्यूमन नीड्स एंड वांट, और इसको परफॉर्म किया जा सकता है इंडिविजुअली, हाउस होल्ड के ज़रिए, बिजनेसेस या फिर गवर्नमेंट। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात करें तो फोकस स्पेसिफिकली होता है बाई करने के ऊपर, सेल करने के ऊपर गुड्स और सर्विसेज। इंटेंशन होती है प्रॉफिट करने की, और इसमें जो है वो शामिल है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज का। एम होता है जनरेट करने के ऊपर रेवेन्यू। सो इस तरीके से आपने आंसर देना होगा। अब उसके बाद ये कि मोस्ट ऑफ द फिशिंग ऑफ द वर्ल्ड इज प्रैक्टिस इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एशिया गिव रीजन। सो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है पार्टिकुलरली तौर पे इसमें जो इलाके आ जाते हैं, जो कंट्रीज़ आ जाते हैं, वो चाइना, जापान और कोरिया आ जाते हैं, जो कि मेजर हब है फ़िशिंग के लिए और एक्वाकल्चर के लिए कई सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि लॉन्ग कोस्ट लाइंस है, प्रोडक्टिव वाटर्स है, क्लाइमेट है, डिमांड एंड मार्केट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी आ जाती है, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट होना, कल्चरल सिग्निफिकेंस होना, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ये कि फार्मिंग इज़ नॉट प्रैक्टिस इन पोलर एंड डिजर्ट रीजन कमेंट। फार्मिंग जो है वो नहीं की जाती पोलर और डिजर्ट रीजन के अंदर, इस पर कमेंट करेंगे। सो पोलर रीजन की अगर हम बात करते हैं तो पोलर रीजन के अंदर ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक ये बहुत बड़ा वजूहत है। और जो डिज़र्ट रीजन है ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वेदर जो है वो गर्म होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इस तरह से आपने इस पर कमेंट देनी है। उसके बाद ये कि चाइना इज़ द मेजर प्रोड्यूसर एंड इम्पोर्टर ऑफ आयरन और कमेंट। चाइना जो मेजर प्रोड्यूसर भी आयरन और का लेकिन इम्पोर्टर भी है, तो इस पर आपने कमेंट देनी है। सो चाइना जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है और इम्पोर्टर है। 2023 के अंदर चाइना जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आयरन और का, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना का लार्जेस्ट सप्लायर था आयरन और का 2023 के अंदर। सो इस तरह से आपने जो है वो इसके ऊपर कुछ स्टैट्स बताते हुए आपने आंसर लिखना है। स्टैट्स को आपने याद रखना है, फिगर्स को आपने याद रखना होगा यहाँ पर। अब पाकिस्तान वाला जो इसका पार्ट है उसमें पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ ई बैंकिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर तेज़ी से जो इजाफा हो रहा है, उसकी क्या क्या वजूहत हैं। सो पहला ये कि इम्प्रूव होना टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं,
ये आसानी है इसको इस्तेमाल करने में। गवर्नमेंट की का भी रोल कुछ हद तक हम कह सकते हैं इसके अंदर है। और कोविड-19 का जो पेंडेमिक था, ज़ाहिर बात है उसके बाद से जो है लोगों का रुझान जो है ऑनलाइन चीज़ों की तरफ गया है और लोगों ने काफ़ी इसको अंडरस्टैंड किया है कि ऑनलाइन काम जो है वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद ये कि लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ मोटरवे ओवर नेशनल हाईवेज़। मोटरवे के क्या एडवांटेजेस हैं नेशनल हाईवे के ऊपर? पहला ये कि कंट्रोल एक्सेस का होना, हाई स्पीड का होना, मल्टीपल लेंस का होना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, रिड्यूस होना ट्रैफिक कंजेशन, इंक्रीज़ होना ट्रेड का, जॉब क्रिएशन होना, बूस्ट होना टूरिज़्म का, इजी होना मेंटेन करना, इजी टू मेंटेन, बेटर रोड सरफेस होना, इम्प्रूव सेफ्टी होना। उसके बाद ये कि वाई डज कराची है मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट क्यों है कराची के अंदर? पहली बात तो लोकेशन की, कराची जो है वो लोकेट करता है कोस्ट बॉर्डरिंग, जो कि अरेबियन सी यानी कि अरेबियन सी के बॉर्डर के ऊपर है। जो भी समंदर है कराची से करीब ये जो है अरेबियन सी है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट का होना, मानसून का होना, ये जो शहर है ये मानसून रीजन के अंदर आ जाता है। और माइल्ड क्लाइमेट का होना, कराची एक्सपीरियंस करता है माइल्ड क्लाइमेट। और विंटर टेम्परेचर जो होता है ज़ाहिर बात है वो ड्रॉप करता है बिलो 10। अब ये कि व्हाट इज़ फूड ऑटार्की। फूड ऑटार्की क्या है और पाकिस्तान की जो प्रेजेंट पोजीशन है फूड ऑटार्की में वो क्या है? फूड ऑटार्की जो है वो किसी कंट्री की फूड सेल्फ सफिशेंसी होती है, जो कि की गोल होता है पॉलिसी मेकर का। और जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें 7th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है पाकिस्तान, और कंट्री प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है फूड प्रोडक्ट जैसे कि वीट और बासमती राइस। पाकिस्तान की जो है फूड ऑटार्की और वो सेल्फ सफिशेंट भी है फूड प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद ये कि जो कंप्रेस नेचुरल गैस है उसके यूज़ की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पैदा हुई हैं एम्प्लॉयमेंट की पाकिस्तान के अंदर। इसमें कमेंट की जाए अगर तो स्टेशंस बनाए गए हैं जहाँ पर ज़ाहिरी बातें जॉब्स बनी हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन वर्कशॉप्स भी बनाई गई हैं जहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, किट्स लगाई जा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फर्म्स के अंदर जॉब्स। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जॉब्स, ज़ाहिर बात है जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सामान। और मेंटेनेंस और रिपेयर, जो रिपेयर कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब, जो इन किट्स की मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपने लिखनी है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो कि मेन सेक्टर्स में से एक है, ये क्यों पीछे है, इसके रीजंस भी हैं कई सारे। पहली चीज़ तो है कि आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है बिल्कुल ही, यानी कि जो आउटडेट हो चुके हैं तरीके, जो कदीम ज़मानों से या फिर बहुत पहले से चलते आ रहे हैं उसी को यूज़ किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी का और मशीनों का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। और इरिगेशन सिस्टम इनसफिशेंट है, सॉइल डिग्रेडेशन है, वाटर की कमी है, पानी जो है वो उनको कम दिया जा रहा है। ज़ाहिर बात है जहाँ ज़रूरत है पानी की वहाँ नहीं दिया जा रहा। एग्रीकल्चर के लिए भी पानी नहीं दिया जा रहा। और इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट है। एक्सेस नहीं है क्रेडिट तक और मार्केट का फार्मर्स के लिए। फार्मर अगर चाहते हैं उनको कोई लोन वगैरह मिल जाए ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें एग्रीकल्चर में, तो उनको लोन की अवेलेबिलिटी नहीं है। और लैक ऑफ रिसर्च और डेवलपमेंट का होना, रिसर्च नहीं है जिसकी ज़रूरत है हमें। और इनएडिकेट एग्रीकल्चर एजुकेशन की भी कमी है एग्रीकल्चर के हवाले से। और डिपेंडेंस किया जाता है सिर्फ चंद क्रॉप्स के ऊपर। वल्नरेबिलिटी का होना क्लाइमेट चेंज के हवाले से, नेचुरल डिज़ास्टर का होना, इनएफिशिएंट होना सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक का, लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होना एग्रीकल्चर में। इसके अलावा करप्शन और मिसमैनेजमेंट होना एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन में। लिमिटेड फोकस होना है वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग में। इसके अलावा ब्रेन ड्रेन होना स्किल्ड एग्रीकल्चर प्रोफेशंस का। उसके बाद ये कि नेम द बराज, ऐसे बराजेस के नाम लिखे जिनको बिल्ड किया जाता है, बिल्ड किया गया इंडस रिवर के ऊपर। इसके अंदर जो बैराज हैं वो है गुड्डू बैराज है, सक्कर बैराज है, कोटरी बैराज है, जिना बैराज है, तोनसा बैराज है, चश्मा बैराज है और सिंध बैराज है। ये जो है बिल्ड की गई हैं। नाउ दी लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर में जो वर्ल्ड वाला पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन है पहला ये कि डिस्कस द रोल ऑफ मिडिल ईस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेम मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। अब जो रोल है मिडिल ईस्ट का प्रोडक्शन के अंदर मिनरल ऑयल में वो और मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं रोल की, तो मिडिल ईस्ट जो है वो प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल जो है प्रोडक्शन के अंदर मिनरल ऑयल की।
जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1/3 है ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का। साथ में टॉप 5 जो है वो ऐसे कंट्रीज़ भी शामिल हैं जो कि टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसर में से हैं। सो क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, सो यूएई, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ओमान जो मेजर एक्सपोर्टर हैं क्रूड पेट्रोलियम के। और पेट्रोलियम गैस एक्सपोर्ट की बात करें तो कतर जो है वो सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर है। रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में इजिप्ट और बहरीन हैं। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज़ के अंदर तुर्किया वगैरह ये कंट्रीज़ आ जाते हैं। और रीजनल इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, सो मिडिल ईस्ट सब्सटेंशियल ऑयल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है ग्लोबल मार्केट और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अफेक्ट कर सकता है इंटरनेशनल ट्रेड। और जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरब और यूएई प्ले करते हैं क्रूशल रोल डिटरमाइन करने में जो ग्लोबल ऑयल प्राइस है, और इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी। उसके बाद ये कि ड्रॉ चार्ट टू शो द क्लासिफिकेशन शो करने के लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़। एक तरफ आपने चार्ट पहले तो शो करेंगे, चार्ट से शो करेंगे जो क्लासिफिकेशन है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की। इसके अलावा एक गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस, एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे टर्शरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ का डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। तो इस तरीके से आपने करना है इसको। सो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर टर्शरी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा एडवांस है और डाइवर्स हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली तौर पे जीडीपी के अंदर। इसके मुकाबले में डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वहाँ पर स्मॉलर सर्विस सेक्टर हैं। सो उसके बाद ये कि गिवन अकाउंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो कंट्रीज़ आ जाते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, तो पहला है चाइना जो कि ओल्डेस्ट सिस्टम के साथ है आयरन फैब्रिकेटर्स के। और इसके अलावा जापान है, डिस्पाइट कि इनके पास शॉर्टेज है रॉ मटेरियल की, जापान जो है वन ऑफ द लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर। और यूएस की बात की जाए तो मेजर आयरन और स्टील रीजन्स जो है यूएस के अंदर मौजूद हैं। और रशिया और यूक्रेन भी आ जाते हैं। इसके अलावा जर्मनी है, साउथ कोरिया है, ब्राज़ील है, इंडिया है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक, ये कंट्रीज़ आ जाते हैं। उसके बाद ये एक्सप्लेन द जोग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, यानी कि जो जोग्राफिकल तौर पर कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, नेसेसरी हैं एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए राइस की वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर। सो राइस की जो प्रोडक्शन है वो रिक्वायर करती है जो स्पेसिफिक कंडीशन, उसके अंदर आ जाता है क्लाइमेट का होना। राइस को ज़रूरत होती है वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की, और इसके अलावा वाटर, एडिकेट वाटर सप्लाई की ज़रूरत है। इसके अलावा सॉइल, राइस ग्रो करता है अच्छी तरह से फर्टाइल सॉइल के अंदर। और टोपोग्राफी, राइस जो टिपिकली ग्रोन होता है फ्लैट या जेंटली स्लोपिंग एरियाज़ में। और एल्टीट्यूड, राइस जो यूजुअली ग्रो होता है लो एलिवेशन के ऊपर। और लैटिट्यूड भी राइस जो है वो ग्रो होता है 30 डिग्री एन से 30 डिग्री एस तक के लेटीट्यूड में, जहाँ पर सन रेज स्ट्रॉन्ग एनफ होती हैं कि सपोर्ट करें वो ग्रोथ को। और उसके बाद है फिर के व्हाट इज़ पॉपुलेशन ट्रांजिशन। पॉपुलेशन ट्रांजिशन क्या है, एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और एक्सप्लेन करें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पेट्रोलियम ग्रोथ। पॉपुलेशन ट्रांजिशन की बात करें तो सिमरा चेंज होता है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर, और जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है जो कि होती है जैसे जैसे एक कंट्री डेवलप करता है प्री इंडस्ट्रियल से एक इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी की तरफ जाता है एक कंट्री। तो और जो पेट्रोलियम ग्रोथ के जो स्टेजेस हैं वो अगर हम उनकी बात करें तो उसके अंदर एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी है, रैपिड प्रोडक्शन ग्रोथ है, पीक प्रोडक्शन है, इसके अलावा डिक्लाइन एंड डिप्लेशन वगैरह हैं। अब है पाकिस्तान वाला पार्ट, और इसमें सबसे पहले कि राइट अबाउट द इंटरनेशनल रेल लिंक्स ऑफ पाकिस्तान। जो इंटरनेशनल रेल लिंक्स हैं पाकिस्तान के उसके बारे में लिखें। तो जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल रेल लिंक्स हैं इसके अंदर ईरान पाकिस्तान लिंक आ जाता है,
इसके अलावा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तुर्कमानिस्तान लिंक है, पाकिस्तान चाइना लिंक है, पाकिस्तान तुर्किया लिंक है, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान लिंक है, पाकिस्तान काज़ाकिस्तान लिंक है, इसके अलावा गवादर पोर्ट लिंक है। तो ये आ जाते हैं। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो डिफरेंट इरीगेशन के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो कैनाल इरीगेशन है, ट्यूबवेल इरीगेशन है, पंप इरीगेशन है, फ्लड इरीगेशन है, स्प्रिंकलर इरीगेशन है, ड्रिप इरीगेशन है, फरो इरीगेशन है, बॉर्डर इरीगेशन और बेसिन इरीगेशन है। उसके बाद ये कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कैनाल इरीगेशन। कैनाल इरीगेशन की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो क्या हैं और किन मींस के ज़रिए उनको रिसीव किया जाए। जो प्रॉब्लम्स हैं कैनाल इरीगेशन की वो कुछ ये हैं कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का होना, इनइक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का होना, सीपेज और लीकेज लॉसेस होना, सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन होना, पुअर मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का होना, लिमिटेड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होना, इनएडिकेट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर का होना और इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट का होना पानी के ऊपर जो प्रोविंसेस के दरमियान शेयरिंग है कि किस प्रोविंस को कितना पानी मिलेगा, इसके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट का होना। उसके बाद ये कि राइट अच्छा एक हिस्सा रह गया इसका कि इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। तो इम्प्रूव किया जाए कैनाल लाइनिंग और पाइपिंग, इन्हेंस किया जाए वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी को, इम्प्लीमेंट किया जाए रोटेशनल वाटरिंग और स्केजुलिंग, रेगुलरली डिस्टिल किया जाए, क्लीन किया जाए कैनाल को, मजबूत किया जाए मेंटेनेंस को अच्छा किया जाए और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जाए, एडिशनल वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश किया जाए, वाटर प्राइसिंग और एलोकेशन पॉलिसी प्रमोट किया जाए, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ एनकरेज किया जाए, वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जो है फार्मर्स के दरमियान। उसके बाद ये कि राइट द नोट ऑन दी फॉरेस्ट टाइप ऑफ पाकिस्तान। फॉरेस्ट टाइप ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नोट लिखें और एक्सप्लेन करें कमर्शियल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है फॉरेस्ट की पाकिस्तान के अंदर। फॉरेस्ट टाइप की अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो उसमें एल्पाइन फॉरेस्ट है, कॉनीफेरस फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। और इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं अगर तो उसके अंदर टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स का होना वो मिलती है ज़ाहिर बात है, और इको टूरिज़म का होना, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का होना, नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का होना, ये चीज़ें जो है मिल जाती हैं हमें। और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की हम बात करते हैं अगर जनरली अगर हम बात करते हैं तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री से, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इजाफा होता है, क्लाइमेट के अंदर रोल प्ले करता है, टूरिज़्म के अंदर, इसके अलावा एनिमल्स और बर्ड्स को ज़ाहिर बात है एक शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये डिफाइन द फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको डिफ़ाइन करें। इसके अंदर माउंटेन रेंज आ जाते हैं, प्लेटूज़ हैं, डिज़र्ट्स हैं, रिवर्स एंड लेक्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, वाटरफॉल्स एंड पैसेस आ जाते हैं। उसके बाद ये कि नेम द मेन गैस फील्ड्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो मेन गैस फील्ड है उनके नाम लिखें, एक्सप्लेन करें द यूज़ ऑफ गैस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। जो मेन गैस फील्ड है उसके अंदर सुई गैस फील्ड बलूचिस्तान की वो आ जाती है, और इसके अलावा टूट ऑयल फील्ड पंजाब की आ जाती है, और सियाल वन है हैदराबाद के अंदर। और जो यूज़ है गैस का डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में वो कुछ इस तरीके से कि ऑयल इंडस्ट्री के अंदर होता है, इसके अलावा पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है इसको, और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये डिस्क्राइब करें रेलवे स्टेशन और जंक्शंस को। रेलवे स्टेशन और जंक्शन जो पाकिस्तान के अंदर हैं उसके अंदर मेजर जो रेलवे स्टेशन है उसमें कराची कंटोनमेंट स्टेशन है, लाहौर जंक्शन आ जाता है, रावलपिंडी स्टेशन है, पेशावर कंटोनमेंट स्टेशन है, कोयटा स्टेशन है, और जो इम्पोर्टेंट जंक्शन है उसमें लाहौर जंक्शन है, रावलपिंडी जंक्शन है, मुल्तान जंक्शन है, सखर जंक्शन है, रोहरी जंक्शन है। और जो दूसरे स्टेशन और जंक्शन है उसमें हैदराबाद जंक्शन, फैसलाबाद स्टेशन, गुजरांवाला स्टेशन, सियालकोट स्टेशन और वाह कंटोनमेंट स्टेशन आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।